क्रिया प्रतिक्रिया। अगला उदाहरण इस पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा करता है। मिस्टर बी उसकी कंपनी में हो रही चीज़ों के ढंग से संतुष्ट नहीं था। उसने एक बैठक बुलाई और कहा, अब साथियों, हमें सुव्यवस्थित होना है। आप में से कुछ काम पर देरी से आते हैं और कुछ जल्दी चले जाते हैं। क्यों आप में से कुछ लोग अपने काम की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते? अब कंपनी के प्रोडक्ट के रूप में मैं इसे मान्यता देने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपके लिए एक मिसाल कायम करनी चाहिए। इसलिए मैं जो कुछ करने जा रहा हूँ वह इस प्रकार है। अब से मैं यहाँ पर जल्दी आऊँगा, मैं देर तक रुकूंगा। जो भी चीज़ मैं करूँगा उसमें से एक मिसाल बनना चाहूँगा। अगर मेरी मिसाल अच्छी है तो आपसे उसका अनुसरण करने की आशा की जाएगी। अगर यह अच्छी नहीं है और आपने इसका अनुसरण किया तो मैं समझ जाऊंगा हमारी कंपनी अच्छी है और भविष्य उज्जवल दिखाई देता है। यदि हम में से हर कोई अपना काम ठीक से संभाले और अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ काम करे। बहुत से लोगों की भांति मिस्टर बी के इरादे नेक थे, परंतु कुछ ही दिनों के बाद वह कंट्री क्लब में एक लंच मीटिंग में इतना लीन हो गया कि समय को भूल गया। जब उसने अनंत अपनी घड़ी पर नज़र डाली तो वह बहुत चक्का रह गया। उसने अपनी कॉफ़ी का कप लगभग गिराते हुए कहा, ओह, मुझे 10 मिनट में ऑफिस पहुंचना है। वह उछला, पार्किंग की ओर भागा, अपनी गाड़ी में कूदा और तीर की तरह चल पड़ा। वह लगभग 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। कानून की लंबी बाजू ने दृश्य में प्रवेश किया और उसे बुरी तरह फटकार लगाई। वह दंडित करने हेतु टिकट काट दिया। मिस्टर बी बौखलाया हुआ था। अपने आप से बड़बड़ाता हुआ उसने कहा, यह वाकई अजीब बात है। मैं एक शांत, टैक्स अदा करने वाला, कानून मानने वाला नागरिक हूँ जो अपने काम से वास्ता रखता हूँ, और यह आदमी आकर मुझे टिकट थमा रहा है। उसे अपना वक्त अपराधियों, चोरों और लुटेरों को पकड़ने में लगाना चाहिए। उसे हम टैक्स अदा करने वाले नागरिकों को हमारे हाल पर छोड़ देना चाहिए। सिर्फ क्योंकि मैं तेज जा रहा था, इसका मतलब यह तो नहीं हुआ कि मैं सुरक्षित नहीं था। यह तो बिल्कुल बेतुकी बात है। ओह, वह परेशान था। जब वह ऑफिस वापस पहुंचा तो इस बात से ध्यान हटाने के लिए कि वह देरी से आया है, उसने सेल्स मैनेजर को बात करने के लिए अंदर बुलाया। उसने गुस्से से पूछा कि क्या आर्मस्ट्रॉन्ग की सेल को अंतिम रूप दे दिया गया है। सेल्स मैनेजर ने, मिस्टर बी, मुझे मालूम नहीं क्या हुआ है, परंतु कुछ हुआ अवश्य है और हमने यह सेल्स गंवा दी। अब अगर आप सोचते हैं कि मिस्टर बी पहले परेशान था तो आप अब उसकी हालत देखते। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए सेल्स मैनेजर को मानो शांति भंग करने वाले के विरुद्ध अंग्रेजी कानून पढ़कर सुना दिया था। आपको मालूम है कि मैं आपको 18 वर्ष से वेतन दे रहा हूँ। इस अवधि के दौरान मैं व्यापार का को पैदा करने के लिए आप पर निर्भर रहा हूँ। अब आखिरकार हमको एक मौका मिला था कुछ बड़ा कर दिखाने का, जिससे हमारी प्रोडक्ट लाइन का विस्तार होता, और आपने क्या किया? आपने इसे उड़ा दिया। ठीक है तो मैं भी दोस्त आपको बता दूं, आप यहाँ तो इस सौदे के बदले दूसरा व्यापार सौदा लाएंगे या मैं आपको बदल दूंगा। सिर्फ इसलिए कि आप यहाँ पर 18 वर्ष से हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपका जीवन भर का ठेका हो गया है। ओह, वह वाकई परेशान था। इसी तरह वह था। परंतु अगर आप सोचते हैं कि मिस्टर बी परेशान था तो आपको उसके सेल्स मैनेजर को देखना चाहिए था। वह ऑफिस से बाहर बड़बड़ाता हुआ आया। क्या यह वाकई कोई बात ही नहीं है? 18 वर्ष से मैंने इस कंपनी के लिए जी तोड़ मेहनत की।
कंपनी की सफलता और बढ़ोतरी मेरी वजह से होती है, क्योंकि व्यापार के नए सौदे लाता हूँ। मेरी वजह से कंपनी टिकी हुई है और चल रही है। मिस्टर बी तो सिर्फ दिखाने के लिए प्रमुख है। यदि मैं नहीं होता तो यह कंपनी कभी की बेमोल बिक जाती। और अब सिर्फ क्योंकि मैंने एक सेल गवा दी है, वह सस्ते और भद्दे तरीके पर उतर आया और मुझे नौकरी से निकालने की धमकी देता है। यह ठीक नहीं है। अपने आप से बड़बड़ाता हुआ सेल्स मैनेजर सेक्रेटरी को अंदर बुलाता और पूछता है, मैंने जो आपको सुबह 5 पत्र दिए थे, क्या वे पूरे हो गए? उसने जवाब दिया, नहीं। क्या आपको याद नहीं? आपने मुझसे कहा था कि सब कुछ छोड़कर पहले हेल्ड वाले खाते को निपटाओ। मैं वही कर रही हूँ। अब सेल्स मैनेजर बरस पड़ा, मुझे बेकार के बहाने मत सुनाओ। मैंने आपसे कहा था कि मुझे वे पत्र चाहिए, और अगर आप उन्हें तैयार नहीं कर सकती तो मैं किसी और को इस काम पर रख लूँगा जो यह कर सकता हो। सिर्फ इसलिए क्योंकि आप यहाँ पर 7 साल से हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आपका जीवन भर का ठेका हो गया। मुझे वे पत्र आज भेजने हैं और निश्चित रूप से भेजने हैं। ओह, वह परेशान था। वह परेशान थी। परंतु अगर आप सोचते हैं कि वह परेशान था तो आपको उसकी सेक्रेटरी को देखना चाहिए था। जब वह सेल्स मैनेजर के ऑफिस से पैर पटकती हुई बाहर आई तो आग बबूला हो रही थी और अपने आप से कह रही थी, वह ऐसा कैसे कह सकता है? 7 सालों से मैं अपने काम को पूरे मन से कर रही हूँ। सैकड़ों घंटों का ओवर टाइम काम किया है और कभी एक डेला ओवर टाइम भुगतान नहीं लिया। मैं यहाँ के 3 लोगों के मुकाबले कहीं ज़्यादा काम करती हूँ। सच तो यह है कि मेरी वजह से यह कंपनी टिकी हुई है। अब सिर्फ क्योंकि मैं एक ही वक्त में 2 काम नहीं कर सकती तो वह मुझे नौकरी से निकालने की धमकी देता है। यह ठीक नहीं है। इसके अलावा उसके बारे में इतनी सारी बातें जो मैं जानती हूँ। वह क्या सोचता है, मुझे बेवकूफ़ बना लेगा? वह स्विच बोर्ड ऑपरेटर के पास गई और कहा, मेरे पास कुछ पत्र हैं जिन्हें मैं तुमसे टाइप कराना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि सामान्य तौर पर यह तुम्हारा काम नहीं है, परंतु तुम कुछ करती तो नहीं सिवाय यहाँ बैठकर कभी कभार टेलीफोन का जवाब देने के। इसके अलावा यह एक आपातकालीन परिस्थिति है और मुझे यह पत्र आज भेजनी है। यदि तुम नहीं कर सकती हो तो मुझे बताओ, मैं किसी और को रख लूँगी जो यह कर सकता हो। वो वह परेशान थी। उसने सब लोगों को इसे जता दिया। वह भी परेशान थी। परंतु अगर आप सोचते हैं कि वह परेशान थी तो आप स्विच बोर्ड ऑपरेटर को देखते। वह आपसे बाहर थी। यह तो हद हो गई, उसने कहा। मैं स्टाफ में सबसे ज़्यादा काम करने वाली और सबसे कम वेतन पाने वाली सदस्य हूँ। मुझे 4 चीज़ें फ़ौरन करनी पड़ती हैं और वे एक भी चीज़ नहीं करते। उल्टे कॉफ़ी पीते रहते हैं। सिर्फ कभी कभार वे कोई काम करते हैं और जब भी कोई काम पिछड़ता है तो मदद करने के लिए मुझे बुलाते हैं। यह ठीक नहीं है। यह मुझे हटाने के बारे में जो कूड़ा कचरा कहा है, यह वाकई एक मजाक है, क्योंकि मुझे अकेली को ही तो मालूम है कि यहाँ क्या चल रहा है। यदि मैं नहीं होती तो कंपनी कभी की ख़त्म हो लेती। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वे जानते हैं कि मेरा कार्य करने के लिए उन्हें मेरे से 2 गुने वेतन पर भी कोई नहीं मिलेगा। उसने पत्र टाइप कर दिए, परंतु वह सुलगती रही। जब वह घर वापस पहुंची तब भी उसमें धुआं उठ रहा था। वह घर के अंदर गई, धमाके के साथ दरवाज़ा बंद किया और कमरे में आगे बढ़ी। पहली चीज़ जो उसने देखी वह थी कि उसका 12 वर्षीय पुत्र फर्श पर लेटकर टेलीविज़न देख रहा था। उसने अत्यंत गुस्से में कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब तुम स्कूल से घर वापस आया करो तो अपने खेलने से के कपड़े पहना करो। माँ को तुम्हें पालने में, स्कूल भेजने में और इस पूरे घर को चलाने में पहले ही बहुत परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। अब तुम अभी ऊपर जाओ।
तुम्हें आज रात को खाना नहीं मिलेगा और अगले 3 हफ्तों तक कोई टेलीविज़न नहीं। ओह वह परेशान थी। बिल्ली को लात मारना। परंतु अगर आप सोचते हैं कि वह परेशान थी तो आप उसके 12 वर्षीय पुत्र को देखते। वह पैर पीटता हुआ और यह कहता हुआ कमरे से बाहर निकला, यह ठीक नहीं है। मैं माँ के लिए कुछ कर रहा था, परंतु उसने मुझे यह बताने का मौका ही नहीं दिया कि क्या हुआ था। यह एक दुर्घटना थी और किसी के साथ भी हो सकती थी। उसी समय उसकी पालतू बिल्ली उसके सामने से गुजरी। यह उसकी गलती हो गई। लड़के ने उसे जोर से लात मारते हुए कहा, तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम किसी काम की नहीं हो। स्पष्ट रूप से बिल्ली ने घटनाओं की श्रृंखला में शामिल अकेली ऐसी कलाकार थी जो घटनाओं को बदल नहीं सकती थी। और इस पर मैं एक बहुत सरल सवाल पूछता हूँ, क्या यह कहीं बेहतर नहीं होता अगर मिस्टर बी सीधे कंट्री क्लब से स्विच बोर्ड ऑपरेटर के घर जाते और खुद बिल्ली को लात मार देते? अब एक दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, आपने हाल ही में किसकी बिल्ली को लात मारी? मैंने मेरे प्रश्न का उत्तर देने में आपकी मदद करने के लिए आइए हम स्थितियों पर की जाने वाली प्रतिक्रिया की एक श्रृंखला पर नजर डालें। आप विध्वंसशीलता पर किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं? मुस्कुराहट पर आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती है? प्रशंसा पर सहमत हो जाने वाले लोगों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती है? जब आप कोई सेल कर लेते हैं या जब लोग आपके प्रति अच्छे, खुशगवार और शालीन हो तो आप किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं? आपकी एक खूबसूरत दिन पर या आपकी ज़रूरतों का विनम्र ढंग से ख्याल रखने वाली सेविका के प्रति कैसी प्रतिक्रिया होती है? मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आप खुशगवार होते, बदले मुस्कुराते एवं शालीन होते। आप इन सब चीज़ों के प्रति कृतज्ञ होते और वे आपको एक मित्रवत व्यक्ति बनाती हैं। परंतु इसके लिए आपको धेले भर का भी श्रेय नहीं मिल सकता। आपको मालूम है, हमारे द्वारा अभी बताई गई परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति अनुकूल व्यवहार कर सकता है। आप और बेलबूटे में घूमने वाला आप अशिष्टता, क्रोध, कटास, अस्वीकृति अथवा एक धीमी अशिष्ट सेविका के प्रति किस तरह की प्रतिक्रिया करते हैं? आप ट्रैफिक के कारण होने वाली देरी या एक ठंडे नीरस दिन पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं? जब कोई व्यक्ति आप पर अकारण फट पड़ता है तो क्या आप भी वापिस फट पड़ते हैं? क्या आप स्वयं को दूसरों के द्वारा उनके स्तर पर लाने देते हैं या आप समझते हैं कि उस घटना का आपसे कोई लेना देना नहीं है? किसी अन्य व्यक्ति ने रुककर उनकी बिल्ली को लात मार दी होगी, आप तो सिर्फ संयोगवश लाइन में अगले व्यक्ति पड़ गए हैं। जब आपके पीछे कोई ड्राइवर बराबर जोर से हॉर्न बजाते जाता है, बावजूद इसके कि ट्रैफिक दोनों दिशा में 1 मील तक रुका हुआ है, तो आप क्या करते? क्या आप घूमकर उसकी और गंदी नज़र से देखते हुए उस पर मुक्का तान देते? क्या आप स्वयं को उसके द्वारा उसके स्तर तक खींच लिया जाना देते, या आप मुस्कुराते और कहते हैं सिर्फ इसलिए कि किसी व्यक्ति ने उसकी बिल्ली को लात मार दी है, यह मेरे लिए कोई वजह नहीं है कि मैं उसके द्वारा अपनी बिल्ली को लात मारने दूँ? जब आपकी पत्नी या पति आप पर कोई कुंठा निकालने लगता है तो आप किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं? आप पदोन्नति से लिए पीछे छोड़ दिए जाने पर ए के बजाय सी ग्रेड पाने पर, कोई सेल गवा देने पर, मिस्टर बी द्वारा तिरस्कार किए जाने पर, टीम में या क्लब प्रेसिडेंसी में ना चुन जाने पर किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं? आपकी नकारात्मक बिल्ली को लात मारने वाली स्थितियों में प्रतिक्रिया बहुत हद तक जीवन में आपकी सफलता और खुशी को निर्धारित करेगी। बेलबूटो में व्यर्थ घूमने वाला निकम्मा समुदाय का नेता, सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी, स्वनिर्मित लखपति एवं वर्ष की सर्वाधिक सम्मानित महिला, इन सब में एक बहुत बड़ी बात एक जैसी है। हर कोई कुंठा, गहन, खिंचता, निराशा, मायूसी और पराजय का सामना करता है। कार्य संपन्नता में अंतर जीवन की नकारात्मक स्थितियों के प्रति
भिन्न प्रतिक्रिया का परिणाम है। निकम्मे ने यह कहकर प्रतिक्रिया की, बेचारा मैं, और शराब पीकर अपनी समस्या को भुलाने की कोशिश में अपनी शराब में डूब गया। सफल व्यक्ति के सामने भी उसी तरह के और अक्सर उससे बड़ी समस्या आई। उसने सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया की, समस्या में लाभ तलाशा और परिणाम स्वरूप वह और अधिक सफल होकर निकला। हम जीवन की स्थितियों को अनुकूल नहीं बना सकते, परंतु हम उनके पैदा होने से पहले उनके लिए अपने दृष्टिकोण को अनुकूल बना सकते हैं। यह नज़रिए पर काबू पाना है, और आप इस पुस्तक में इसे किस तरह पाएं, यह सीखेंगे। आप सीखेंगे कि अधिकांश मामलों में जब कोई व्यक्ति आप पर बेवजह फट पड़ता है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी अन्य व्यक्ति ने उसकी बिल्ली को लात मार दी है। आप सीखेंगे कि इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आप सीखेंगे कि उस नकारात्मक स्थिति के प्रति तथा दूसरी नकारात्मक स्थितियों के प्रति भी आप किस प्रकार सकारात्मक प्रतिक्रिया करें। एक शुरुआत करने वाले के तौर पर मैं आपको सुझाव दूं कि अगली बार जब आप कोई आपके बेकसूर सिर पर गरजे तो मुस्कुरा कर कहें, प्रिय, क्या कोई आज आपकी बिल्ली को लात मार रहा है? यदि आप उसमें बचे रहे तो आप थोड़ा सा परिवर्तन करके समायोजन की ओर बढ़ सकते हैं। जब कोई अनजान या हल्की फुल्की जान पहचान वाला व्यक्ति आपको अकारण चबाने लगे, ध्यान रहे और जान ले कि आप निर्दोष हैं, तो सिर्फ मुस्कुराएं और कहें, मुझे आपसे एक विचित्र सवाल पूछना, क्या आज कोई आपकी बिल्ली को लात मार रहा है? इससे विविध प्रकार की प्रतिक्रिया मिलेंगी, परंतु याद रखें कि इस समय आप क्रिया में पीछे हैं। आश्चर्य ना करें यदि वह संभवतः झुंझलाकर आपसे कहे कि उसके पास कोई बिल्ली नहीं है। इसका वास्तव में मतलब है कि आप नकारात्मक के प्रति सकारात्मक और नाखुशगवार के प्रति खुशगवार प्रतिक्रिया कर रहे हैं। यह महसूस करना स्वाभाविक एवं मानवीय है कि दूसरा आदमी आपसे इतने अच्छे व्यवहार के योग्य नहीं है, और आप हो सकता है कि ये कि सही हो, परंतु यह प्रतिक्रिया आपके लिए सर्वोत्तम है और अपने द्वारा स्वयं के प्रति सर्वोत्तम व्यवहार के आप योग्य हैं। जब आप नीचे उतर आए, ऊपर उठे। अब आइए नकारात्मक सोच पर कुछ सकारात्मक दृष्टि डालें। मेरे मित्र व साथी कावट रोबोट ने निस्संदेहवाद की यात्रा के लिए एक दार्शनिक तरीके में ताजगी देने वाला व सहज बुद्धि मार्ग चुना और अवलोकन किया। कोई भी व्यक्ति नीचे गिर जाने या मायूस हो जाने से असफल नहीं होता। वे केवल तब असफल होते हैं जब नीचे ठहरे रहते हैं या नकारात्मक बने रहते हैं। कावट इस बात पर जोर देता है कि आपको एक रिश्ते हुए टायर की तरह होना चाहिए। पराजय को आप में से कुछ बाहर निकाल कर आपकी हवा थोड़ी कम कर देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह इस बात का एक सशक्त संकेत होगा कि आपको न केवल हारना बुरा नहीं लगा, बल्कि आप भावनात्मक रूप से जीत की इच्छा नहीं रखते थे। मैं इसमें यह भी जोड़ दूं कि हालांकि मैं आपकी आंतरिक प्रतिक्रिया के बारे में बात कर रहा हूं, परंतु स्पष्ट रूप से मैं ऐसा महसूस नहीं करता कि आप मुंह लटका लें, जरूरत से ज़्यादा गुस्सा करें, तुच्छ खेल भावना दिखाएं अथवा अन्य किसी प्रकार का बचकाना व्यवहार करें। श्रेष्ठ व परिपक्व बने और याद रखें, यदि आप पराजय से जीतते हैं, यदि आप पराजय से सीखते हैं, तो आप वास्तव में पराजित नहीं हुए। इस नए नज़रिए के साथ इस बात की प्रबल संभावना है कि अगले मुकाबले के बाद आप विजेताओं के क्षेत्र में प्रवेश कर लेंगे। अपने अंदर की प्रतिभा का पूरी तरह उपयोग करने के लिए आप में भाव उत्तेजक
होने की क्षमता होनी चाहिए। साफ कहूँ तो मेरे लिए यह हमेशा एक पहेली रही कि थोड़ा सा मायूस होने पर कोई भी व्यक्ति यह क्यों सोचने लगता है कि उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, और उसमें अपराध भावना, शंका एवं स्वयं को दोष देने की भावना पैदा हो जाती है। यह बिल्कुल स्वाभाविक स्थिति है एवं एक कदम ठीक है। तथापि मुझे इस बात पर जोर देना है कि भले ही नीचे उतरना सामान्य और बिल्कुल ठीक हो, परंतु उसी तरह रुके रहना ना तो सामान्य है ना ठीक है। तो जब आप नीचे गिरे तो ऊपर किस तरह उठते हैं? पहले पहचान लें कि आप नीचे हैं। दूसरे समझ लें कि कभी कभी कुछ स्थितियाँ निराशाजनक होती हैं। तीसरे जान लें कि यह परिस्थिति अस्थायी है। और चौथी, एक समय सीमा निर्धारित करें कि आपको कितनी देर तक नीचे ठहरे रहना है। उदाहरण के लिए, मैं किसी संगठित राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ। मैं एक रिपब्लिकन हूँ। जब जिमी कार्टर ने राष्ट्रपति पद के लिए गेराल्ड फोर्ड को हराया तो मैं बुरी तरह निराश हुआ। मेरा विश्वास था कि मिस्टर फोर्ड एक बेहतर राष्ट्रपति होंगे। चुनाव के बाद मुझे यह तय करना पड़ा कि क्या मैं मिस्टर कार्टर की अमेरिका की व स्वयं की मदद करने की कोशिश करूं या आहत करने की। मैं जानता था कि मुझे क्या करना चाहिए और मेरी बाइबल ने मुझे क्या करने के लिए कहा था, परंतु मैं निराश था और मायूस और महसूस करता था कि मेरे कुछ दिन पीड़ा के थे। अतः मैंने 15 नवंबर को अपना ऊपर उठने का दिन निर्धारित कर लिया। अंतरिम अवधि में मैंने मिस्टर कार्टर के बारे में नकारात्मक बातें कही और सोची। 15 नवंबर को मैंने जिमी कार्टर के बारे में अच्छी चीज़ें पढ़ना शुरू की। मैंने कार्टर के प्रशंसकों को सुना, उसकी पृष्ठभूमि संबंधी सामग्री तलाशी, मंत्री परिषद नियुक्तियों पर उसकी सोच का अनुसरण किया और नौकरशाही से चर्बी चाटने की उसकी कुछ विधियों का अध्ययन किया। कुछ ही दिनों में मैं यह देखकर विस्मित था कि वह कितना बदल गया था। कम महत्व के मामले में निश्चित रूप से नीचे ठहरे रहने के लिए 2 घंटे बहुत है, परंतु आप वही विधि अपनाए। अधिकतर मामलों में दूसरे से आपका संपर्क संभवतः कुछ इस तरह से होगा: दूसरा व्यक्ति, क्या हालचाल है? आप 11:30 बजे के बाद बहुत अच्छे हो जाएंगे। दूसरा व्यक्ति, 11:30 बजे के बाद क्यों? आप, मुझे अभी एक मायूसी का सामना करना पड़ा है और मैं 11:30 बजे तक नकारात्मक रहने वाला हूँ। दूसरा व्यक्ति, आपका मतलब है कि आप 11:30 बजे तक नकारात्मक रहने वाले हैं और फिर उसके बाद आप सकारात्मक हो जाएंगे? आप, हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। दूसरा व्यक्ति, यह तो बेतुकी की बात है। अगर आप 11:30 बजे सकारात्मक होने वाले हैं तो अभी सकारात्मक क्यों नहीं हो जाते? आप ठीक है, आपने मुझे इस विषय पर अपने विचार बता दिए, धन्यवाद। बेतुका हाँ, और हास्यास्पद भी, परंतु यह उपाय कारगर है क्योंकि आप अपनी समस्या पर हंस रहे हैं बजाय उनके बारे में चिल्लाने के। मुझे विश्वास है कि इस उदाहरण से आपको मेरे व्यक्तित्व को स्वीकारने में मदद मिलेगी। समाधान निराशाजनक नहीं होते। एक प्रसिद्ध पेंटिंग में शैतान को एक नौजवान के साथ शतरंज खेलते दिखाया गया है। शैतान ने अभी अपनी चाल चली और नौजवान के बादशाह की सह होती नजर आ रही है। नौजवान के चेहरे पर पूरी तरह से पराजय और विषाद के भाव छाए हुए हैं। एक दिन शतरंज का महान विद्वान पोल मरकर खड़ा हुआ उस पेंटिंग को देख रहा था। उसने बोर्ड परिस्थितियों का ध्यान से अध्ययन किया और अचानक उसका चेहरा चमक उठा। उसने पेंटिंग में बने नौजवान से कहा, कोशिश मत छोड़ो, तुम्हारे पास अभी भी एक चाल है, आपके पास भी हमेशा एक और चाल होगी। मैं आपको एक सार की बात बताऊं, नजरिया सकारात्मक होता है। यह फलों की तरह है। यदि आप फल चाहते हैं
तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिसे फ्लू है और यह आपको मिल जाता है। जब कभी भी आप किसी चीज़ को पकड़ना चाहें तो बस वहाँ जाएं जहाँ पर वह प्रचलित हो। यदि आप सोचने का सही ढंग पकड़ना चाहते हैं तो वहाँ जाएं जहाँ पर विद्यमान हो। उन लोगों के पास जाना शुरू करें जिनके पास सोचने का सही ढंग हो। अगर सही लोग हमेशा उपलब्ध नहीं हैं तो सही पुस्तक पढ़ें अथवा किसी ओजस्वी वक्ता की रिकॉर्डिंग सुनें। आज की दुनिया में मैं जो आपको समझा रहा हूँ उससे वस्तुतः हर कोई सहमत है। अध्यापक, प्रशिक्षक, डॉक्टर, सेल्स मैनेजर, माताएं आदि सब सहमत हैं कि सोचने का सही ढंग का महत्वपूर्ण है। प्रश्न यह है इससे हम पाए कैसे और फिर बाहरी परिस्थितियों, लोगों और मौसम आदि से इसे बेअसर कैसे बनाए रखें। मुझे खुशी है कि आपने यह पूछा। जवाब अगले 2 अध्याय में है। अध्याय 2, आपके नज़रिए का बीमा करना। आपका दिमाग इस ढंग से काम करता है। मैं जिन अत्यंत सफल, प्रसन्न व सुव्यवस्थित लोगों को जानता हूँ वे जीवन के क्यों और कैसे जानना चाहते हैं। जब आप उन्हें कुछ करने के लिए कहें तो उसे करने का कारण बताएं और फिर वे स्वयं को उस प्रोजेक्ट का हिस्सा महसूस करेंगे, ना कि सिर्फ आदेश पालन करने वाला कर्मचारी। इससे परिणाम निश्चित रूप से बेहतर होते हैं क्योंकि यह अध्याय इस पुस्तक में सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो सकता है। यह निश्चित रूप से तीव्रतम परिणाम देने वाला है। मैं आम बोलचाल की भाषा में यह बताना चाहता हूँ कि दिमाग किस ढंग से काम करता है ताकि आप समझ जाएं कि हमारे द्वारा अनुमोदित कुछ कदमों को उठाने के लिए वह कार्यप्रणाली का पालन करने के लिए हम आपको क्यों सुझाव देते हैं। फिर हम एक अत्यंत विशिष्ट कार्यप्रणाली के बारे में बात करेंगे जिससे आप अपने नज़रिए का बीमा करने एवं इसका इतना दृढ़ आधार निर्मित करने के योग्य हो जाएंगे कि आपका नज़रिया आपकी परिस्थितियों को नियंत्रित करने लगेगा, बजाय इसके कि आपकी परिस्थितियाँ आपके नज़रिए को नियंत्रित करें। दिमाग एक बगीचे की तरह काम करता है। हर कोई जानता है कि अगर आप सेम का पौधा लगाते हैं तो उससे आप आलू नहीं पा सकते, आप उससे सेम ही पाएंगे। जाहिर है आप सेम का पौधा सेम की एक फली पाने के लिए नहीं लगाते, आप सेम का एक पौधा सेम की बहुत सी फलियां पाने के लिए लगाते हैं। पौधा लगाने से लेकर पैदावार होने के बीच सेम की फलियों की संख्या में बहुत अधिक बढ़ोतरी होती है। दिमाग के काम करने का ढंग भी वैसा ही है। आप दिमाग में जो भी सोचते हैं उसकी आपको कई गुना फसल मिलेगी क्योंकि रोपनी और पैदावार होने के बीच कल्पना प्रवेश कर जाती है और परिणामों को कई गुना कर देती है। कुछ तरीके में दिमाग एक मनी बैंक की तरह काम करता है, परंतु अन्य तरीकों में यह बिल्कुल भिन्न है। उदाहरण के लिए कोई भी व्यक्ति और कोई भी चीज़, रेडियो, टीवी आदि आपके मस्तिष्क बैंक में या तो धनात्मक या ऋणात्मक राशि विचार जमा कर सकता है। सामान्य रूप से कहा जाए तो आप अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने बैंक खाते में जमा करते हैं और सारी बैंक जमा राशि धनात्मक होती है। आप यह निर्धारित करते हैं कि बैंक से या आपके दिमाग से आहरण कौन करेगा। बैंक से सारे आहरण विड्रॉल्स खाते में बकाया राशि को कम करते हैं। मस्तिष्क से आहरण विड्रॉल्स इसकी शक्ति को बढ़ाते हैं। अगर हम सही टेलर का प्रयोग करते हैं, आपके मस्तिष्क बैंक में 2 टेलर हैं जिनमें से दोनों आपके प्रत्येक आदेश के प्रति आज्ञाकारी हैं। एक टेलर धनात्मक है और धनात्मक जमा एवं धनात्मक आहरण को संभालता है। दूसरा टेलर ऋणात्मक है और सारी ऋणात्मक जमा राशियों को स्वीकार करता है और आपको ऋणात्मक फील्ड बैंक देता है।
मस्तिष्क के स्वामी के रूप में आपका सारे आहरणों विड्रॉल्स पर एक अधिकांश जमा राशियों पर पूरा नियंत्रण है। जमा राशियां आपके जीवन की संपूर्ण अनुभव का प्रतिनिधित्व करती हैं। विड्रॉल्स आपकी सफलता व खुशी को निर्धारित करते हैं। जाहिर है आप वह चीज नहीं निकाल सकते जो जमा नहीं की गई। यह कैश बुक के संबंध में भी सत्य है ना। लेन देन की प्रत्येक क्रिया के लिए कौन सा टेलर प्रयोग करना है, इसका चुनाव आप कर सकते हैं। किसी समस्या के लिए नकारात्मक टेलर का सामना प्रयोग करें और वह आपको याद दिलाएगा कि वक्त में आपने कितना खराब प्रदर्शन किया। वह वर्तमान समस्या को हल करने के बारे में आपकी असफलता की भविष्यवाणी करेगा। अपने सकारात्मक टेलर का उपयोग करें और वह आपको उत्साहपूर्वक बताएगा कि किस तरह आपने विगत में इससे भी बड़ी समस्या को सफलतापूर्वक हल किया है। वह आपको आपकी निपुणता व विद्वत्ता की मिसालें देगा और आपको आश्वस्त करेगा कि आप आसानी से इस समस्या को हल कर सकते हैं। दोनों टेलर ठीक है, क्योंकि चाहे आप सोचें कि आप कर सकते हैं या सोचें कि नहीं कर सकते, आप दोनों स्थितियों में सही हैं। स्पष्ट रूप से आप जानते हैं कि आपको केवल सकारात्मक टेलर से संबंध होना चाहिए, परंतु क्या आप ऐसा कर सकते हैं और क्या आप ऐसा कर पाएंगे, इस बात से बेअसर कि यह सशक्त व सकारात्मक थी अथवा दयनीय व नकारात्मक। स्वाभाविक परिवर्ती मस्तिष्क में सबसे अनंत में जमा की गई राशियों से आहरण करने की होती है। मैं इस बात को दोहराता हूँ कि आप में से सबसे अनंत में जमा की गई राशि को निकालने की प्रवृत्ति है। जाहिर है आपके मस्तिष्क में कुल जमा राशियां आहरण पर अपना प्रभाव रखेंगी। प्रश्न, क्या जमा राशियां प्रमुख रूप से ईमानदार रही हैं या बेईमान, नैतिक या अनैतिक, रूढ़िवादी या उदार, ईश्वर निर्देशित या स्व केंद्रित, फिजूल खर्ची की या बचत की, निर्भीक या चौकस, सुस्त या मेहनती, सकारात्मक या नकारात्मक, मुक्त व्यापार या समाजवाद। मैं इस बात पर बल देता हूँ आपके मस्तिष्क में बहुत सी अच्छी स्वस्थ संस्कृत एवं आप यह कर सकते हैं कि स्वीकारात्मक कथन की जमा राशियां समाविष्ट की गई हैं और बहुत सी की जा रही हैं। अब हम उस विशेषता की बात करेंगे कि ऋणात्मक जमा राशियों को और अधिक धनात्मक जमा राशियों के तले किस तरह दफनाया जाए ताकि आपका ऋणात्मक टेलर जब आप उसके पास किसी आहरण के लिए जाएं तो सदैव सकारात्मक जवाबों के साथ तैयार रहें। फर्श पर कूड़ा करकट बनाम दिमाग में कूड़ा करकट। यदि मैं एक बाल्टी कूड़ा करकट लेकर आपके घर में आऊं और इसे आपके लिविंग रूम के फर्श पर फैला दूं तो गंभीर समस्या हो जाएगी। तीन में से एक चीज होंगी, आप या तो मेरी शारीरिक रूप से धुलाई करेंगे, पुलिस को बुलाकर मुझे गिरफ्तार करा देंगे, अथवा अपनी बंदूक उठाएंगे और कहेंगे, अब जिगलर मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि आप इस कूड़ा करकट को फर्श पर से साफ करोगे। मैं भी यह शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि मैं करूँगा। सच तो यह है मैं उसे इतनी अच्छी तरह से साफ करूँगा कि कूड़े का निशान तक ना रहे। रोचक बात यह है कि आप फिर भी पड़ोसियों को उस व्यक्ति के बारे में बताते रहेंगे जिसने आपके घर आकर फर्श पर कूड़ा करकट डाला था। महीनों तक आप संभवतः कहेंगे, मैंने उसे उस पर बंदूक तानी और किस तरह उससे अपनी बात मनवाई। आप फर्श पर कूड़े वाली बात को बहुत महत्व दे देंगे। उन लोगों के साथ आप क्या करते हैं जो आपके दिमाग में कूड़ा करकट इकट्ठा करते हैं? आपकी उन लोगों के लिए किस तरह की प्रतिक्रिया होती है जो आपसे आकर कहते हैं कि वे चीज़ें आप नहीं कर सकते और आपकी क्षमताओं पर बाड़ लगा देते हैं? आप उन लोगों पर किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं जो आपके प्रोडक्ट्स, आपके समुदाय
आपके चर्च, आपके देश, आपके परिवार, आपके बॉस या आपके स्कूल के बारे में क्रूर बातें कहते हैं, उन लोगों के प्रति आप क्या करते हैं जो अपना नकारात्मक कूड़ा करकट आपके दिमाग में डाल देते हैं? शायद आप सिर्फ अपने दांत निरोप कर कहेंगे, ठीक है, इससे मैं आहत होने वाला नहीं हूँ, उसके कूड़ा करकट डालने से मुझ पर फर्क नहीं पड़ता। दोस्त, मैं आपको बता दूं, यहीं पर आप गलत हैं। यदि आप कूड़ा करकट अंदर डालेंगे तो कूड़ा करकट ही बाहर आएगा। जो व्यक्ति आपके दिमाग में कूड़ा करकट डालता है वह आपके फर्श पर कूड़ा डालने वाले व्यक्ति की तुलना में कई अधिक नुकसान करता है। हर एक विचार जो आपके मस्तिष्क के अंदर जाता है कुछ हद तक अपना प्रभाव रखता है। उदाहरण के लिए, सामान्य सर्दी के विषय में व्यापक अनुसंधान से इसके कारण या इसके निदान के संबंध में कोई विश्वसनीय आंकड़े हासिल नहीं हुए। तथापि यह निष्कर्ष स्थापित हो चुका है कि आपको सर्दी लगने की संभावना तब अधिक होती है जब आप भावनात्मक रूप से उदास व दुखी होते हैं। घटिया सोच से समस्या पैदा होती है। दूसरी तरफ सकारात्मक सोच, जैसा कि डॉक्टर नॉर्मन विनिसेट पिल वर्ष से कह रहे हैं, सकारात्मक नतीजे पैदा करती है। वर्ष 1969 में सेंग सिटी लोहा के 4 सीटर को कैंसर था और उसकी एक किडनी निकालनी पड़ी थी। 3 महीने बाद उसके फेफड़े में घातक बीमारी पाई गई क्योंकि चार्ली शारीरिक रूप से शल्य क्रिया के योग्य नहीं था। मेयो क्लिनिक के डॉक्टर्स ने उससे पूछा कि क्या वह एक प्रायोगिक औषधि लेना चाहेगा। कुछ ना खोने और जीवन पाने की उम्मीद से चार्ली टन उससे लेकर देखने के लिए तैयार हो गया। यह विशेष औषधि जाहिर तौर पर केवल 60 वर्ष से अधिक की आयु वाले लोगों पर काम करती थी और यह केवल लगभग 10% मामलों में काम करती थी, परंतु यह चार्ली पर कारगर हो गई। वह 6 वर्ष और जिया और फिर दिल के दौरे से उसकी मृत्यु हुई। सब परीक्षण से पता चला कि उसमें कभी कैंसर रहे होने के कोई लक्षण नहीं मिले। मेयो क्लिनिक के डॉक्टरों ने खोजा कि जिन कैंसर रोगियों पर वह औषधि काम करती है उनमें दो चीजें एक सी होती हैं। उनमें जीने के लिए बहुत चाहत होती है और वे सब विश्वास करते हैं यह औषधि उन पर कारगर होगी। यह बेतुकी बात है। जो बातें हमारे दिमाग के अंदर जाती हैं उनके बारे में हमारी सोच की विसंगतियों पर मुझे निरंतर आश्चर्य होता है। प्रगति के प्रति गंभीर विद्यार्थी इस बात पर एकमत है कि शिक्षा महत्वपूर्ण है। वे अपने तमाम अध्ययन का उदाहरण देते हैं जिससे शिक्षा का मूल्य सिद्ध होता है और वे अपने मामले के लिए इकट्ठे से साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। वे सिद्ध करते हैं कि आप जो भी सीखते हैं, जो भी आप अपने दिमाग में डालते हैं, उसका प्रभाव होता है सकारात्मक। विडंबना स्वरूप इन्हीं में से बहुत से लोग प्रचंड रूप से यह तर्क रखते हैं कि हमें छपने और प्रसारित होने वाली या टीवी पर दिखाई जाने वाली कामोत्तेजना अस्थिरता के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि इस सामग्री को अपने दिमाग में रखने का आप संभवतः कोई प्रभाव नहीं होगा। मुझे आशा है आप सहमत होंगे कि इस तरह से सोचना थोड़ा संगत है। स्वाभाविक रूप से आप छपे हुए पृष्ठ से बोले गए शब्द से या टीवी स्क्रीन से सूचना प्राप्त कर सकते हैं जो आपको और बेहतर ऊंचाइयों के लिए प्रेरित करती है अथवा आपकी प्रेरणा एवं नैतिक सिद्धांत दोनों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। मैं इसमें जल्दी से यह भी जोड़ना चाहूँगा कि यह कोई मेरी राय नहीं है। 1972 में संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्जन जनरल ने 2 वर्ष के अध्ययन के बाद घोषित किया कि सबूतों से पता चलता है कि टेलीविजन पर दिखाई गई हिंसा एवं सामाजिक व्यवहार के बीच एक निश्चित आकस्मिक संबंध है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के डॉक्टर अल्बर्ट बेंडरो एवं विस्कोनिस विश्वविद्यालय के डॉक्टर लियोन अंडोब्रकोविच ने अपने अध्ययन से बताया कि जो लोग हिंसा वाली फिल्में देखते हैं वे लोगों की तुलना में जिन्होंने ये फिल्में नहीं देखी लगभग 2 गुना हिंसक व्यवहार करते हैं। हिंसा की प्रस्तुति किसी को भी आक्रामक बना सकती है। बच्चे अधिक सुझाव ग्रही होने के कारण इस दिशा में अधिक प्रहार पर सुलभ हैं। डॉक्टर ब्रकोविच के अनुसार यह बिल्कुल निश्चित है कि जो लोग विशेषक फिल्में देखते हैं
वे उसके बाद अधिक सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि औसत अमेरिकी युवा हाई स्कूल में स्नातक बनने तक टीवी देखने से लगभग 15,000 घंटे खर्च करता है। इसलिए जो वह देखता है उससे उसके विचार और फिर क्रियाकलाप प्रभावित होते हैं। नकारात्मक विचार रोपो, नकारात्मक विचारों काटो। दुर्भाग्य से हमारे नकारात्मक परिवेश के कारण अधिकांश लोग बुरे से बुरे की उम्मीद करते हैं और उन्हें अपनी उम्मीद के बारे में बहुत कम निराश होना पड़ता है। वे नकारात्मक विचार रोकते हैं, इसलिए वे नकारात्मक ही काटते हैं। एक उदाहरण प्रस्तुत है। कल सुबह जब आप अपने काम पर पहुंचते हैं तो कल्पना कीजिए कि आपको अपने डेस्क पर बोस की लिखी हुई यह पर्ची मिले। पहुंचते ही मुझसे मिले। आप उसके कार्यालय की ओर बढ़ते हैं, परंतु उसकी सेक्रेटरी आपको रोक कर कहती है कि वह कुछ मिनटों के लिए लंबी दूरी की फ़ोन कॉल पर व्यस्त है और आपको इंतजार करना होगा। अब विचारों की प्रक्रिया शुरू होती है। समझ नहीं आता कि वह क्या चाहता है। क्या उससे मुझे कल ऑफिस से जल्दी जाते देख लिया था? कहीं उसे स्टाफ के सामने हुई मेरी और जॉय की उस बहस के बारे में तो पता नहीं चल गया? या यह एक एक करके लगातार विचार चलते रहते हैं। यह सच है, हम एक नकारात्मक विचार का बीज बोते हैं और अक्सर नकारात्मक विचारों की फसल काटते हैं। आपको एक दूसरी मिसाल दूं। नन्ना जोनी स्कूल से अध्यापक की एक टिप्पणी लेकर घर आया जिसमें वो आपसे मिलने के लिए कहा गया है। आपका पहला विचार होता है, ना मालूम क्या समस्या है। शायद आप पूछते हैं, पता नहीं इस बार उसने क्या किया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अपने मस्तिष्क में इतने सारे नकारात्मक विचार डाल देते हैं, क्योंकि हम अपने दिमागों में जो कुछ भी डालेंगे वह उनसे बाहर अवश्य आकर रहेगा। यह विली गटन डेलावेयर की टेरेसा जोन्स की कहानी की तरह है। उसको किडनी में गंभीर संक्रमण हो गया था। ये किडनी निकालने के लिए ऑपरेशन निर्धारित हो चुका था। उसे सुलाने के बाद उन्होंने अंतिम परीक्षण किया और पाया कि शल्य क्रिया आवश्यक नहीं थी। उन्होंने किडनी नहीं निकाली, परंतु जब वह जागी तो उसने पहली चीज कही, ओ मेरी पीठ, ओ मुझे तकलीफ है, ओ मुझे बहुत तकलीफ है, ओ यह बहुत दुख रहा। जब टेरेसा को बताया गया कि उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया तो वह थोड़ी लज्जित हुई। जाहिर है वह यह आशा करती हुई सोई थी कि जागने पर तकलीफ होगी, और वह उसने किया। उसके दिमाग में उसके दर्द उतने ही वास्तविक थे जैसे कि ऑपरेशन कर दिया गया हो। आप अपने दिमाग में जो भी डालते हैं वह आपके संपूर्ण व्यक्तिगत का हिस्सा हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप चीन में पैदा होते, चीनी भाषा बोली होती और अपनी पूरी जिंदगी चीनी विचारधारा सुनी होती, तो आप वस्तुतः चीनी हो जाते, क्योंकि आप उन चीज़ों का कुल योग है जो आपके दिमाग में जाती हैं। यह व्यक्तित्व कि यदि आप जिस जीवन में विश्वास करते हैं उसे नहीं जीते, तो आप जिस जीवन को जिएंगे उसमें विश्वास करने लगेंगे। सिर्फ एक घिसा पिटा मुहावरा ही नहीं, हर एक कार्य जो आप करते हैं और हर एक विचार जो आप अपने दिमाग में डालते हैं उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ने वाला है।